तो वेलकम क्लास शुरू करते हैं आज नया लेक्चर जिसका नाम है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं हम हाइपोथर्मिया का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया के सेकंड पार्ट में हम शुरू करते हैं डायग्नोसिस से। हमें कैसे पता लगेगा कि किसी बच्चे को हाइपोथर्मिया हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया को पता लगाने का एक ही तरीका है कि हम उस बच्चे का टेम्परेचर चेक करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर चेक करके ही हमारे को पता लगेगा कि इस बेबी को हाइपोथर्मिया है या नहीं है। ठीक है, तो हम टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं? टेम्परेचर करने के लिए अपने पास एक ही डिवाइस होता है, थर्मामीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेबी का टेम्परेचर चेक करेंगे। और टेम्परेचर भी कैसे? थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर चेक करेंगे। अब थर्मोमीटर में बात आती है कि किस तरह से चेक करेंगे बच्चे के। ओरली तो कर नहीं सकती बेबी के अंदर। हम दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम एक्सिलरी करेंगे या हम रेक्टली करेंगे। और रेक्टली भी अवॉइड किया जाता है। मेनली हम बेबी के अंदर चेक करते हैं एक्सिलरी। ठीक है, दो तरह से हम चेक करते हैं, एक्सिलरी और सेकंड है ओरली। सॉरी, ओरली नहीं, रेक्टली। ओरली हम अवॉइड करेंगे बेबी के अंदर। ठीक है, रेक्टली। तो अब क्वेश्चन बनता है कि एक्सिलरी अपने को थर्मामीटर को कितनी देर तक रखना है। हाउ मच टाइम वी कीप द थर्मामीटर इन एक्सिलरी। ठीक है, तो इट इन यहाँ पे रखते हैं हम 3 से लेके 5 मिनट तक। 3 से लेके 5 मिनट तक। और वही बात करा जाए रेक्टली, सबसे पहले तो रेक्टली को हम अवॉइड करेंगे। अवॉइड क्यों करेंगे? क्योंकि बेबी का रेक्टल में कोजा होता है ना, बहुत सॉफ्ट होता है, वहां पे ना इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए अवॉइड करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमने अपने को इंसर्ट भी करना पड़े तो एमसीक्यू आता है कि भाई कितने सेंटीमीटर हम इंसर्ट करते हैं। तो अगर हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो हम इंसर्ट करते हैं, बेबी के अंदर की बात कर रहा हूं, ये है 2 से लेके 3 सेंटीमीटर। और बात करें कितनी देर तक रखेंगे थर्मामीटर को, कितनी देर तक बेबी की रेक्टल म्यूकोजा के पास रखेंगे अगर अभी टेम्परेचर चेक करना है तो, फॉर 1 मिनट। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, इन सभी चीजों को कीजिए अब हाईलाइट। ठीक है, रेक्टली हम अवॉइड करेंगे क्योंकि बेबी का रेक्टल म्यूकोजा होता है बहुत सॉफ्ट, वहां पे कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है। इंसर्ट करेंगे 2 से 3 सेंटीमीटर और कीप करेंगे, वहां पे रखेंगे हम फॉर 1 मीटर। और अगर 2 से 3 में भी अगर एमसीक्यू आ जाए, भाई 2 भी ऑप्शन में हो 3 भी ऑप्शन में हो, तो हम क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर 2 पे, यानी 2 सेंटीमीटर हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कैसे, किस डायरेक्शन में अगर हम इंसर्ट करेंगे। अगर पूछा जाए कि हमारे को अगर रेक्टली इंसर्ट करना है थर्मामीटर, और देखो जो ये मैं बता रहा हूँ पीडियाट्रिक्स में, ये आपकी फंडा में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हमारे को बात किया जाए कि किस डायरेक्शन में हम बेबी के अंदर इंसर्ट करेंगे थर्मामीटर को, तो हम पोस्टीरियरली और डाउनवर्ड इंसर्ट करेंगे। कैसे? पोस्टीरियरली एंड डाउनवर्ड। ठीक है, हम बेबी के अंदर पोस्टीरियरली और डाउन साइड हम इंसर्ट करेंगे थर्मामीटर फॉर 1 मिनट एंड अप टू 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज ओके। अब एक बार, अब अगर एग्जाम के अंदर कई बार एमसीक्यू आता है, एम्स के अंदर भी, कि भाई रेक्टल और एक्सिलरी टेम्परेचर के अंदर कितना डिफरेंस होता है, तो ये चीज भी आप लिख लेते हैं। वैसे आपको फंडा में कराई भी होगी सर ने, तो नोट डाल के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि डिफरेंस बिटवीन रेक्टल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर। डिफरेंस बिटवीन रेक्टल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर। रेक्टल और एक्सिलरी टेम्परेचर के अंदर जो डिफरेंस होता है वो होता है 0.5 से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0.5 से लेके 1 डिग्री सेल्सियस। और इस चीज को करेंगे हम हाईलाइट। इस पूरे नोट को कीजिए अब हाईलाइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो एक्सिलरी टेम्परेचर है ना, हाफ से लेके 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है एज कंपेयर टू रेक्टल। ठीक है, रेक्टल टेम्परेचर में ज्यादा, रेक्टल टेम्परेचर एक्सिलरी टेम्परेचर से हाफ से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब आप लिख लेते हैं याद रखने के लिए, डेट इज, इसका मतलब क्या है,
एक्सिलरी इज 0.5 से लेके 1 डिग्री सेल्सियस लोअर देन रेक्टल। ओके, ये था आपका थर्मामीटर के द्वारा। इसके अलावा थर्मामीटर से पहले हम कैसे चेक करेंगे? बेबी को टच करके चेक करेंगे। टच भी कौन से हाथ से, किस साइड से करेंगे? हम डोर्सल से करेंगे या वेंट्रल से करेंगे? तो हम डोर्सल, ये वाले इस वाली साइड से हम बेबी के ऐसे फोरहेड को, बेबी की स्किन को, कहीं पे भी हम टच करके देखेंगे। ठीक है। सेकंड, एक तो थर्मामीटर से हम चेक करेंगे। सेकंड, हम असेस करेंगे टच बाय डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड। टच बाय डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड, हाथ के डोर्सल एस्पेक्ट से, डोर्सल पार्ट से टच करेंगे बेबी की स्किन को। ठीक है। और एक चीज और बिल्कुल ध्यान रखो, इसको भी नोट डाल लो, और वेरी इंपॉर्टेंट नोट है आपको याद रखने के लिए। जब भी बेबी का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से कम होता है ना, तो उस टाइम पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ना, जो हीमोग्लोबिन जिसके अंदर ऑक्सीजन बाइंड है, वो ऑक्सीजन को रिलीज ही नहीं करता, जिसकी वजह से बेबी के अंदर साइनोसिस देखने को मिलता है व्हेन बेबी टेम्परेचर फॉल बिलो 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो लिख लो, एट टेम्परेचर लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस से कम पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिडंट रिलीज ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज ही नहीं करता। ठीक है। ओके, ये था डायग्नोसिस। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट। अब हम अगली हेडिंग डालते हैं मैनेजमेंट, यानी इंटरवेंशन। हम कैसे मैनेज करेंगे हाइपोथर्मिया वाले बेबी के अंदर? देखो, सबसे पहले तो हम हाइपोथर्मिया होने से बचाएंगे, और हाइपोथर्मिया हो गया है तो उसको मैनेज करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेबी को वार्म चेन के अंदर मेंटेन रखेंगे। ठीक है। जैसे सैंपलिंग को इधर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोल्ड चेन होती है, ऐसे ही बेबी को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए वार्म चेन को मेंटेन रखेंगे। लिख लेते हैं, पहला पॉइंट, मेंटेन वार्म चेन। वार्म चेन को मेंटेन करेंगे। ठीक है। वार्म चेन कैसे मेंटेन करेंगे? जैसे सबसे पहले तो जहां पे बेबी की डिलीवरी होती है उस रूम का टेम्परेचर वार्म होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, बेबी को हाथ हमने लगाना है, बेबी को जो भी इंस्ट्रूमेंट हमने लगाना है वो पहले से ही प्री वार्म होना चाहिए। बेबी को जहाँ पे हमने रखना है वो हिस्सा पहले से वार्म होना चाहिए। बेबी को अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो बेबी को कवर करके ट्रांसपोर्ट करना, एक इंसुलेटेड कवरिंग के साथ बेबी को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना है ताकि बेबी को ठंड ना लगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है वार्म चेन के अंदर, ये सारी चीजें लिख लेते हैं। ठीक है। मेंटेन वार्म चेन के अंदर सबसे पहले वार्म डिलीवरी रूम होना चाहिए। वार्म डिलीवरी रूम हो। ठीक है। प्री वार्म, जैसे जैसे हम बेबी की डिलीवरी होती है, हम बेबी को किस चीज पर रिसीव करते हैं? प्री वार्म टॉवल के ऊपर रिसीव करते हैं। प्री वार्म टॉवल के ऊपर रिसीव करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, बेबी को मदर की ब्रेस्ट के बीच में डाल देते हैं ताकि उसकी हीट लॉस होने से बचे और मदर से हीट बेबी को मिलती रहे। ठीक है। एक तो वार्म डिलीवरी रूम होना चाहिए ऊपर से। उसके बाद प्री वार्म टॉवल हम यूज करते हैं। ठीक है। प्री वार्म टॉवल यूज करेंगे और बेबी को रैप करेंगे। रैप मतलब कवर करेंगे। साथ में और क्या करेंगे, कीप बेबी बिटवीन द ब्रेस्ट। कीप बेबी बिटवीन ब्रेस्ट। ठीक है। कीप बेबी बिटवीन ब्रेस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इमीडिएटली ड्राई करते हैं हम। ताकि एवेपोरेशन हीट लॉस कम हो। ठीक है। उसके बाद
इमीडिएट ड्राई करने के बाद हम क्या करते हैं, अगर बेबी को जरूरत पड़े रेसस्किटेशन करने के लिए तो उस टाइम पे वार्म रेसस्किटेशन करते हैं। वार्म रेसस्किटेशन का मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट हमें बेबी को टच करने हैं, बेबी की स्किन को टच करने हैं, वो पहले से ही प्री वार्म होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे वार्म रेसस्किटेशन। ठीक है, वार्म रेसस्किटेशन करेंगे, यानी all instruments are pre-warmed। ठीक है, all instruments are pre-warmed। ठीक है, ये चीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर बेबी को भाई हाइपोथर्मिया है या बेबी प्री टर्म पैदा हुआ है तो हम बेबी को केएमसी प्रोवाइड करेंगे। केएमसी होती है कंगारू मदर केयर, जो सेकंड पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, केएमसी प्रोवाइड करेंगे, बेबी को पैदा होते फिर ब्रेस्ट फीडिंग दे देंगे, ब्रेस्ट फीडिंग दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जैसे अगर बेबी को कई बार क्या होता है, अगर घर पे बेबी पैदा होता है तो पैदा होते थोड़ी देर के अंदर ना बेबी को नहलाने लग देते हैं, लेकिन अगर बेबी का टेम्परेचर कम है तो हमें बाथिंग को अवॉइड करना है एटलीस्ट 24 आवर्स। ठीक है, तो पोस्टपोन बाथिंग एटलीस्ट 24 आवर, बाथिंग को पोस्टपोन करेंगे एटलीस्ट 24 आवर। उसके बाद हम क्या करेंगे, वार्म ट्रांसपोर्ट करेंगे। बेबी को किधर भी लेके जाना है तो उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे वार्म मीडियम के अंदर। ठीक है, जैसे भाई बेबी को कवर इधर से उधर लेके जाना तो हम क्या करेंगे, बेबी के आसपास अच्छे से पैडिंग करेंगे, अच्छे से ब्लैंकेट में कवर करके ले जाएंगे। या हम क्या करेंगे, बेबी को जैसे हॉट वाटर बोतल के साथ कैरी करेंगे, या केएमसी के साथ बेबी को कैरी करेंगे। मदर अपनी स्किन के ऊपर टच करके कवर करके तब बेबी को इधर से उधर लेके जाएगी। ये सारी चीजें, और ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस कराएंगे इस बारे में। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, स्टाफ को ट्रेन कराएंगे और स्टाफ को अवेयर कराएंगे वार्म ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, वार्म चेन के बारे में। ये चीज था। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, इंटरवेंशन के अंदर सेकंड पॉइंट, जिसका नाम है केएमसी, जिसका मतलब है कंगारू मदर केयर। ठीक है, इसका नाम कंगारू मदर केयर इसलिए है, ठीक है, क्योंकि जो कंगारू होता है ना, वो पैदा होने के बाद अपने बच्चे को बिल्कुल अपनी चेस्ट से, छाती से लगा के रखता है। इसी तरीके को अगर कोई मदर अप्लाई करे तो उसको बोलेंगे कंगारू मदर केयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, बस बच्चे का और माँ का, माँ हो या हो सकता है फादर भी हो सकता है या फैमिली का कोई और मेंबर हो सकता है, बस बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट करके रखना है, बेबी को कंडक्शन हीट प्रोवाइड करानी है। ठीक है, और कंडक्शन हीट लॉस से बचाना है। ठीक है, तो कंडक्शन हीट प्रोवाइड कैसे कराएंगे, जो पर्सन होगा, एडल्ट होगा, वो वार्म होगा। ठीक है, उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, उसकी हीट वाया कंडक्शन, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने की वजह से बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, ये ज्यादातर मोस्टली यूज किया जाता है प्री टर्म बेबीज के अंदर। ठीक है, दिस इज केएमसी। केएमसी के अंदर पहले एक पॉइंट लिखते हैं, इट इज अ स्पेशल वे, it is a special way, it is a special way of caring of LBW baby and preterm baby। ठीक है, LBW baby and preterm baby by स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। ठीक है, यानी यहां पे क्या होता है, कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन हीट प्रोवाइड कराते हैं और कंडक्शन हीट लॉस से बचाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक स्पेशल वे ऑफ केयर है जिसके अंदर हम LBW यानी लो बर्थ वेट बेबी और
प्री टर्म बेबी को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट इज अ स्पेशल वे ऑफ केयरिंग ऑफ LBW बेबी एंड प्री टर्म बेबी बाई स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ओके। ये सबसे पहली बात तो ये दिया किसने था, तो जिस डॉक्टर ने, जिस साइंटिस्ट ने ये दिया था उसका नाम था एजर रे, एजर रे, बस नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये है KMC। एक बार KMC की इमेज देख लेते हैं, देखिए इमेज के अंदर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक माँ है, एक अपने बच्चे को बिल्कुल ऐसे अपनी चेस्ट से बिटवीन द ब्रेस्ट रखा हुआ है और बेबी को स्किन कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, बेबी को ना हीट लॉस होने से बच रहा है और बेबी को गर्मी मिल रही है माँ के बॉडी की, ठीक है, माँ के शरीर की गर्मी मिलने लग रही है, ठीक है। दिस इज KMC, ठीक है, ये है KMC, ठीक है। तो शुरू KMC के अंदर सबसे पहली बात कि KMC किस बच्चे को दी जानी चाहिए, तो KMC की डेफिनेशन के अंदर ही मैंने बताया, सबसे पहले KMC दी जाती है एक LBW बेबी को, यानी वो बेबी जिसका लो बर्थ वेट है, ठीक है। सेकंड मैंने बताया है वो बेबी जो हो प्री टर्म, जो टर्म से पहले पैदा हो गया, तो टर्म से पहले पैदा हुआ है तो वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा। सेम लो बर्थ वेट बेबी है, ये भी क्या है, अपना बर्थ, जिसका जो पैदा हुआ है उसका पैदा होते ही वेट कम है, तो वो भी बच्चा अपने आप को थर्मो रेगुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तीसरा, हर वो बेबी जो स्टेबल है, ठीक है, लेकिन सिक है, ठीक है। स्टेबल मतलब हीमोडाइनमिकली स्टेबल होना चाहिए, हीमोडाइनमिकली मतलब हीमो मतलब ब्लड, और डायनेमिकली मतलब फ्लूइड फ्लो होना, ठीक है, यानी हार्ट रेट उसकी ठीक है और BP उसका ठीक है, ठीक है। तो हर वो बेबी जो स्टेबल है हीमोडाइनेमिकली, लेकिन उसके अंदर हाइपोथर्मिया हो रहा है, तो वो बेबी, उस बेबी को भी हम KMC प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये चीज एक बार लिख लेते हैं, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे बेबी का क्राइटेरिया, कि बेबी का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस बेबी को हम KMC प्रोवाइड कराएंगे। KMC समझ में आ गया क्या होता है, बस बेबी को और किसी भी पर्सन को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देना है, ठीक है, और बाहर से कवर कर देना है ताकि हीट आपस में एक्सचेंज होती रहे, वो होता है KMC, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेबी का क्राइटेरिया, तो सबसे पहले बेबी का क्राइटेरिया है वो है LBW, लो बर्थ वेट, बेबी का हो लो बर्थ वेट, ठीक है। नॉर्मली अगर पूछा जाए ना, पहले क्या होता है, तो पूछते थे कि नॉर्मली LBW कितने LBW तक के बेबी को देते हैं, तो पहले आंसर आता था कि अपना लेस देन 2000 ग्राम, ठीक है। वो बेबी जो 2 किलो से कम है ना, उसको LBW के अंदर डाल देते थे, हर उस बेबी को KMC प्रोवाइड कर देते थे जिसका वेट लेस देन 2 kg हो। लेकिन अब आज के टाइम पे एडवांसमेंट होगी, आज के टाइम पे एम्स और डीपली पूछने लगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, ये चीज लिख लेते हैं, इफ बेबी वेट इज लेस देन 2 kg, पहले तो इतना सा आंसर होता था, लेकिन आज के टाइम पे भी LBW के अंदर भी कैटेगराइज कर दिया गया है, जैसे इफ वेट, अगर वेट है ग्रेटर देन 1800 ग्राम, ठीक है, तो हम कर देंगे प्रोवाइड, सबसे पहला। सेकंड, अगर बेबी का वेट है 1200 से लेके 1800 ग्राम, तो अपने को वेट करना है बेबी के स्टेबल होने का, ठीक है। स्टेबल भी कैसा, हीमोडाइनेमिकली स्टेबल, ठीक है। प्रोवाइड इफ हीमोडाइनेमिकली स्टेबल, प्रोवाइड करेंगे अगर बेबी हीमोडाइनेमिकली स्टेबल है। अगर हीमोडाइनेमिकली स्टेबल नहीं है तो हम वेट करेंगे जब तक कि बेबी हीमोडाइनेमिकली स्टेबल नहीं हो पाता, ठीक है। जब तक हीमोडाइनेमिकली स्टेबल नहीं होएगा तब तक हम KMC स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड, अगर बेबी का वेट है लेस देन 1200 ग्राम, तो हम क्या करेंगे, तो अपने को वेट करना पड़ेगा वीक्स तक का, वेट फॉर वीक्स,
ठीक है, हमने कुछ वीक्स का वेट करना पड़ेगा जब तक कि बेबी अच्छे से स्टेबल नहीं हो पाता। ठीक है, 1200 ग्राम बेबी का वेट बहुत कम हो जाता है, इस टाइम पे हम केएमसी प्रोवाइड नहीं करेंगे। केएमसी प्रोवाइड करेंगे तो हो सकता है बीच में बेबी को कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए और हमें पता ना चले। ठीक है, तो हम केएमसी केवल 3 ही केसेस के अंदर प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले अगर वेट है 1800 ग्राम से ज़्यादा तब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सेकंड है अगर बेबी 1200-1800 ग्राम है और हीमोडाइनमिकली स्टेबल है तो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बी एंड 1200 ग्राम से कम वेट है तो हम वेट करेंगे कुछ वीक्स का, जब तक कि बेबी का वेट नहीं बढ़ लेता और बेबी स्टेबल नहीं हो लेता। ठीक है, ये था फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड, बेबी की क्लास क्राइटेरिया। जो बेबी है प्री टर्म बेबी होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वो बेबी जो सिक है, हाइपोथर्मिक है बट स्टेबल है। सिक हाइपोथर्मिक बेबी। ठीक है, साथ में बेबी स्टेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं बेबी का हार्ट रेट इधर उधर डोल रहा है, बेबी को सांस नहीं आ रही और हम केएफसी अप्लाई कर देंगे ना, बेबी स्टेबल भी होना चाहिए। सिक हो और हाइपोथर्मिक हो लेकिन स्टेबल हो। ठीक है, यानी केवल हाइपोथर्मिक हो तो ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये था बेबी की क्राइटेरिया। अब बात करते हैं कौन सी मदर हाई केएमसी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो बात करता हूं मैं मदर का क्या क्राइटेरिया है केएमसी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो मदर के अंदर ध्यान रखो, हर वो मदर जो जिसने बच्चा पैदा किया है वो सारी तरह की मदर केएमसी प्रोवाइड कर सकती है। बस माँ को एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हाइजीन मेंटेन रखे। ऐसा ना माँ एक महीने नहीं नहा रही है और केएमसी प्रोवाइड कर रही है, बेबी को क्या इन्फेक्शन ही देना है, ऐसी सुगली मदर केएमसी से तो दूर ही रहे। ठीक है, सेकंड, माँ को कोई भी कंटाजिनस डिजीज नहीं होनी चाहिए, जैसे हर्प्स लीजन है। ऐसे ना माँ को हर्प्स लीजन है और बच्चे को भी वो हर्प्स लीजन दे देगी। ठीक है ना, ये दो चीज है जिस टाइम पे हमने मदर के अंदर अवॉइड करनी। एक तो मदर हाइजीन मेंटेन करती हो और दूसरा मदर का कोई कंटाजिनस डिजीज ना हो। ठीक है, तो मदर के अंदर लिख लेते हैं ओल्ड मदर। ठीक है, बस मेंटेन करे वो हाइजीन। सेकंड, कोई भी कंटाजिनस डिजीज ना हो। कोई भी कंटाजिनस स्किन डिजीज, स्किन इन्फेक्शन ना हो जो बच्चे को लग सके। ठीक है, तो उसके अंदर हम केएमसी नहीं देंगे। बस ये थी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं टाइप्स। ठीक है, टाइप्स एंड ड्यूरेशन। केएमसी कितने टाइम तक देते हैं और कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो टाइप एंड ड्यूरेशन। ठीक है, सबसे पहली जो टाइप की केएमसी होती है वो होती है कंटिन्यूअस। फर्स्ट टाइप इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस केएमसी, कंटिन्यूअस मतलब पूरे दिन में 24 घंटे दी जाए, फॉर 24 आवर पर डे। ठीक है, केएमसी जो एक दिन में 24 आवर दी जाए मतलब नॉन स्टॉप दी जाए वो होगी कंटिन्यूअस केएमसी। सेकंड, इंटरमिटेंट। इंटरमीडिएट मतलब जिसके अंदर गैप दिया जा सके। ठीक है, यानी यूज्ड इन इंटरवल्स। ठीक है, इंटरमिटेंट यूज्ड इन इंटरवल्स। ओके, यूज्ड इन इंटरवल्स। ठीक है, तो इसके अंदर इंटरमिटेंट के अगर हम बात करें तो व्हाट इज द आइडियल टाइमिंग। ठीक है,
तो आइडियल की अगर हम बात करें तो आइडियल कितने टाइम तक दे सकते हैं, तो आइडियल तो भाई ये है सारे दिन लगाए रखो बच्चे को, ठीक है, यानी 24 आवर पर डे, ये तो है आइडियल टाइमिंग, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मली बात करा जाए कि नॉर्मली हम इंटरमिटेंट के अंदर कितनी देते हैं, तो नॉर्मली देते हैं 5 से 8 आवर एक दिन के अंदर, 5 to 8 आवर पर डे के हिसाब से। और अगर ये पूछे कि एटलीस्ट मिनिमम कितनी देनी ही देनी चाहिए, मतलब इससे तो कम आप केएमसी कहेंगे ही नहीं, ठीक है, तो मिनिमम एटलीस्ट उसको तो अगर इससे कम 1 मिनट भी हुई तो उसको हम केएमसी बोलेंगे ही नहीं, तो वो होएगा 1 आवर। कम से कम अगर आपको केएमसी उसी को बोलेंगे कि एटलीस्ट 1 घंटा तो बेबी माँ के या किसी फैमिली रिलेटिव के स्किन को टच रहे, ठीक है, तो वो होएगा मिनिमम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि व्हेन टू स्टॉप केएमसी, केएमसी को कब तक देना चाहिए और कब रोक देना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन लिखिए, व्हेन टू स्टॉप केएमसी। केएमसी को कब रोक देना चाहिए, मतलब कब तक अपने को केएमसी देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है जब बेबी का वेट स्टेबल हो जाए और जब बेबी का टेम्परेचर स्टेबल हो जाए तब उस टाइम पे हम केएमसी रोक सकते हैं। व्हेन वेट एंड टेम्परेचर ऑफ बेबी बिकम स्टेबल। अब आप पूछोगे वेट कितना हो जाए, वेट जब हो जाए ग्रेटर देन 2.5 kg और टेम्परेचर स्टेबल कितना हो जाए, टेम्परेचर हो जाए ग्रेटर देन 36.5 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द स्टेबल टेम्परेचर एंड स्टेबल वेट, ठीक है। ये था आपका केएफसी के अंदर टाइप एंड ड्यूरेशन। अब बात करते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट से कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ केएमसी, तो लिखेंगे कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट, कंपोनेंट 3 ही है। सबसे पहले है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना चाहिए और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग चलनी चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। और तीसरा अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप। इन तीनों चीजों को करो आप हाईलाइट। ठीक है, ये है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप। ओके, ये थे कंपोनेंट, ठीक है। अब बात करेंगे व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट ऑफ केएमसी। अब बात करेंगे केएमसी के बेनिफिट्स। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ केएमसी। बेनिफिट के अंदर सबसे पहला बेनिफिट अगर हम बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट होएगा, सबसे पहला बेनिफिट जो होएगा वो है फिजियोलॉजिकल बेनिफिट। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट, फिजियोलॉजिकल बेनिफिट में क्या आएगा, सबसे पहले अगर माँ अपने बच्चे को केएमसी दे रही है, यानी माँ बच्चा बिल्कुल माँ के बिल्कुल पास है, तो बच्चे के अंदर कुछ भी होएगा, बच्चा जरा सा भी अगर छींक भी मारेगा तो उसकी माँ को पता लग जाएगा कि बेबी को छींक आई है, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, एज अ नर्सिंग ऑफिसर हम क्या करेंगे, हम बेबी के वाइटल्स को अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर लिखेंगे वी कैन मॉनिटर, ठीक है, वाइटल्स। सबसे पहले तो वाइटल्स को अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे। बेबी की ऑक्सीजनेशन, माँ को बिल्कुल पता लग जाएगा कि बेबी अच्छे से सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा, बिल्कुल स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है, ठीक है। वाइटल्स, ऑक्सीजनेशन
थर्ड, बिहेवियर, बेबी का बिहेवियर पता लग जाएगा कि बेबी कब रोता है, बेबी को कब रोता है, कब उसको भूख लगती है, कब वो सुसु पोटी करता है। ठीक है, ये सारी चीजें अपने को बिल्कुल आराम से पता लग जाएगा। चौथा, स्लीपिंग पैटर्न, बेबी कब सोता है और कब जगता है, ये सारी चीजें हमें पता लग जाएंगी केएमसी से। अब बात करते हैं हम सेकेंड बेनिफिट। ठीक है, सेकेंड बेनिफिट है क्लिनिकल बेनिफिट, कि क्लिनिकल हमारे को क्या बेनिफिट मिलेगी, इससे क्या होएगा क्लिनिकली में। सबसे पहले तो कि ब्रेस्ट फीडिंग की ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएंगी, क्योंकि बेबी को जैसे ही हल्की सी भी भूख लगेगी ना, बिल्कुल ब्रेस्ट के पास तो है ही, बेबी को हम तुरंत ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। ठीक है, तो बेबी की फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इंक्रीज ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, और यहाँ पे मेन, सबसे मेन तो क्या है, केएमसी कर क्यों रहे हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, यानी थर्मो रेगुलेशन। हम थर्मो रेगुलेट कर लेंगे। ठीक है, थर्मो रेगुलेट करेंगे। और क्लिनिकल बेनिफिट, यहाँ पे बेबी का जल्दी से जल्दी वेट गेन होएगा, यानी प्रॉपर वेट गेन होएगा यहाँ पे। चौथा, यहाँ पे डिक्रीज चांसेस ऑफ मोर्बिडिटी। ठीक है, ये तो थे क्लिनिकल बेनिफिट। अब बात करते हैं अदर बेनिफिट्स की। ठीक है, अदर बेनिफिट तो देखो, इससे अगर केएमसी होता है, माँ स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रखती है बेबी के, तो उनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। तो साइकोलॉजिकली बेनिफिट, साइकोलॉजिकली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होएगी माँ और बच्चे के बीच में। ठीक है, और कोई भी फैमिली मेंबर प्रोवाइड कर सकता है केएमसी, जरूरी नहीं माँ ही प्रोवाइड करे, वो फादर भी हो सकता है, वो फैमिली का कोई और रिलेटिव भी हो सकता है, दादा दादी बुआ फूफा नाचा, कोई भी, एनी फैमिली मेंबर कैन प्रोवाइड एनी। ठीक है, एनी फैमिली मेंबर कैन प्रोवाइड, ठीक है, केएमसी। ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ मदर। ये थे बेनिफिट्स ऑफ केएमसी। अब बात करते हैं कि प्रोसेस, व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ केएमसी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोसेस। तो देखो केएमसी किस तरीके से होता है, देखो कोई भी प्रोसेस होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो ना प्रोसेस को माँ को करना है, बाप को करना है, किसी को भी करना है। ठीक है, देखो केएमसी शुरू क्यों करी गई थी, देखो पहले क्या होता था ना, जो डेवलप कंट्रीज होते हैं वहां पे तो भाई बच्चे को मेंटेन करें, बच्चे के थर्मो रेगुलेशन का अच्छा प्रबंध होता है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पे इतना स्टाफ नहीं है, तो वहाँ पे एक ऐसा तरीका अपनाया गया जिससे क्या होएगा, बेबी को हाइपोथर्मिया से बचाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, तो प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझाएंगे माँ को या रिलेटिव को कि भाई केएमसी का बेनिफिट ये है और केएमसी करनी कैसे है। ठीक है, सबसे पहले तो, और आप एक चीज तो बताओ और एक चीज करके दिखाओ, तो उनको ना अपने को क्या, एक तो समझाना है और डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है, उनको करके दिखाना है कि केएमसी ऐसे होती है। दूसरा, फिर बात करते हैं इसके अंदर क्लोथ्स, कि बच्चा, माँ है कैसे क्लोथ्स पहनेगी और बच्चा कैसे क्लोथ्स पहनेगा। तो देखो माँ या जो भी पर्सन जो केएमसी प्रोवाइड करना है, वो ऐसे क्लोथ्स पहनेगा जो सामने से ओपन हो, ताकि जहाँ पे बेबी को अच्छे से रख पाए। ठीक है, फिर बच्चे की बात करें, तो बच्चे के अपने को वाइटल और हिस्से को बचाना है जहाँ से हीट लॉस मैक्सिमम होती है। सबसे पहले वाइटल हिस्सा है अपना हेड पे कैप रख देंगे, फिर अपना साथ में डाइपर पहना देंगे, बेबी कदे सुसु पोटी ना कर दे किसी भी पर्सन के ऊपर,
तीसरा, बेबी को पैरों में सॉक्स पहना देंगे, ठीक है। इस तरह से सॉक्स, और हाथों में भी पहना सकते हैं ग्लव्स। तो ये चीजें पहना के हम बेबी को लगा देंगे, ठीक है, केएमसी के लिए। तो यही चीजें पहले लिखते हैं। सबसे पहले काउंसिल द पेरेंट्स, पहला स्टेप है प्रोसेस के अंदर। काउंसिल द पेरेंट्स। सेकंड है डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस। काउंसिल द पेशेंट, डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस। थर्ड, क्लोथ्स। सबसे पहले बात करेंगे पेरेंट्स, या जैसे मदर मान लेते हैं, मदर कैसे क्लोथ्स पहनेगी। वो क्लोथ्स जो फ्रंट से ओपन हो, फ्रंट ओपन क्लोथ्स। अब बात करेंगे बेबी, तो बेबी को पहनाएंगे एक तो कैप, एक सॉक्स और एक डायपर। ये 3 चीजें बेबी को पहना देंगे हम, ठीक है। अब बात करेंगे प्रोसीजर। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर सबसे पहली बात आती है पोजीशन की, कि क्या पोजीशन होएगी केएमसी के दौरान। देखो, पोजीशन के लिए आप देखिए इमेज, ये देखिए, देखिए इमेज के अंदर आप देख सकते हो बेबी बिल्कुल माँ की ब्रेस्ट के बीच में है, ठीक है। और बेबी कैसा है, वर्टिकल है, ठीक है। नेक किस पोजीशन में है, न्यूट्रल पोजीशन के अंदर है, ना ऐसे लटकी हुई ना इधर लटकी हुई, ठीक है, इधर भी लटकी हुई नहीं है। नेक है न्यूट्रल पोजीशन के अंदर। एक्सट्रीमिटीज है फ्लेक्स, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज को फ्लेक्स किया हुआ है। और फेस क्या है, फेस को एक साइड टर्न किया हुआ है, ठीक है। या तो वो लेफ्ट टर्न कर लो, ठीक है, या तो यहाँ पे इमेज के अंदर तो लेफ्ट साइड टर्न किया हुआ, हम चाहें तो राइट साइड भी टर्न कर सकते हैं, किसी भी साइज हम फेस को टर्न कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड। इमेज के अंदर क्या दिख रहा है, बेबी, सबसे पहले तो बेबी है वर्टिकल पोजीशन में, नेक है न्यूट्रल पोजीशन में, लटकी हुई नहीं है। तीसरा, एक्सट्रीमिटीज है, हाथ और पैर है फ्लेक्स, ठीक है। और साथ में फ्रॉग लेग पोजीशन है, ठीक है, फ्रॉग लेग पोजीशन भी होगी। उसके बाद फेस है एक साइड टर्न कर रखा है, ठीक है। ये है पोजीशन ड्यूरिंग केएमसी, ठीक है। दिस इज द पोजीशन ड्यूरिंग केएमसी, ठीक है। पोजीशन के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे बेबी कैसा है। सबसे तो पहले बेबी है वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है, बिल्कुल ऐसे वर्टिकल में, सीधा, सिर ऊपर पैर नीचे, ये है वर्टिकल पोजीशन। उसके बाद नेक है न्यूट्रल पोजीशन में, लटकी हुई नहीं है, ठीक है। तीसरा, एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज है फ्लेक्स। और साथ में लेग्स के बारे में लिखा गया है फ्रॉग लेग पोजीशन, फ्रॉग लेग पोजीशन, ये है एक्सट्रीमिटीज। फिर बात करते हैं फेस। फेस है टर्न टू वन साइड, टर्न टू वन साइड। एक साइड हमने कर रखा है टर्न, ओके। ये है पोजीशन, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं, तो बेबी की पोजीशन होगी। उसके बाद करते हैं मदर पोजीशन। तो देखो, मदर अगर जग रही है तो उसको सेमी रिक्लाइंग पोजीशन के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और वहीं अगर उसको सोना है तो क्या करेंगे, सेमी रिकम्बेंट पोजीशन के अंदर, ठीक है। तो बात करेंगे अगर मदर जग रही है तो सबसे पहले सेमी रिक्लाइंग पोजीशन के अंदर, सेमी रिक्लाइंग पोजीशन, ठीक है, सेमी रिक्लाइंग पोजीशन। या सेकंड हम है, अगर मदर कर रही है स्लीप, मदर को सोना है तो सोते टाइम पे मदर ले देंगे
सेमी रिकम्बेंट पोजीशन, सेमी रिकम्बेंट पोजीशन, ठीक है, सेमी रिक्लाइन और सेमी रिकम्बेंट पोजीशन, ठीक है, ये चीज, ये दो पोजीशन माँ के देंगे, ठीक है। अब उसके बाद साथ में यहाँ पे करते रहेंगे अपने को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। जब केएमसी चल रहा है उस प्रोसेस के टाइम पे अपने को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते रहना है, ठीक है। और अगर इफ प्री टर्म बेबी है, अगर बेबी प्री टर्म है तो यूज ब्रेस्ट मिल्क ओनली, ठीक है। या तो ब्रेस्ट फीड कराओ या पालादाई कटोरी से, तो उस टाइम पे केवल ब्रेस्ट फीड ही देना है। अगर ब्रेस्ट फीड बेबी डायरेक्टली सक कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो ब्रेस्ट मिल्क को एक्सट्रैक्ट करके पालादाई या कटोरी या निप्पल किसी के भी थ्रू बेबी को पिलाना है, ठीक है। या तो हम वाया ब्रेस्ट पिलाएंगे अगर बेबी के अंदर पावर है, वो सक कर पा रहा है, वरना चाहे तो हम स्पून भी यूज कर लें, या हम पालादाई या कटोरी जिसको बोलते हैं कटोरी यूज कर लें, या हम निप्पल यूज कर लें, ठीक है। ये चीज हमें देना केवल ब्रेस्ट मिल्क ही है। और साथ में भाई एक चीज और, मेंटेन प्राइवेसी, प्राइवेसी मेंटेन रखनी है। ऐसे नहीं कहीं पे भी ओपन में पब्लिक में केएमसी स्टार्ट कर देनी है, भाई मदर की भी प्राइवेसी जरूरी है, ठीक है। तो प्राइवेसी को भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था हाइपोथर्मिया का सेकंड लेक्चर, और लास्ट लेक्चर होएगा अभी थर्ड। थैंक यू।